हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IES-GATEWiz। आई एम आशीष वर्मा। इस वीडियो में आरसीसी के IS 456 के कोडल प्रोविजंस को डिटेल में कंसेप्ट्स के साथ डिस्कस करूंगा। ये सीरीज का पार्ट 28 वीडियो है। पुराने वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो। और इस वीडियो में मैं सब्स्टिट्यूट फ्रेम मेथड एंड मोमेंट कोफिशिएंट एंड शियर कोफिशिएंट मेथड को डिटेल में यहाँ पर कोडल प्रोविजंस के साथ को रिलेट करके आपको एलेबोरेट करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चरल मल्टी स्टोरी फ्रेम्ड बिल्डिंग दिखाई हुई है। ठीक है, पिछले वीडियोस में मैंने डिज़ाइन मोमेंट्स एंड डिज़ाइन शियर फोर्सेस कैसे कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, वो मैंने एलोबरेट किया था। सो इस वीडियो में मैं आपको जो मेथड्स ऑफ एनालिसिस हैं हमारे पास अवेलेबल हैं। यहाँ पर हमारे कॉलम्स हैं, दीज आर दी फ्लोर and this is the roof। ठीक है, तो जो हमारे पास मेथड्स अवेलेबल हैं उन मेथड्स को हम यहां पर कह सकते हैं सिंप्लीफाइड या अप्रोक्सीमेट मेथड्स ऑफ एनालिसिस। जिसके थ्रू हम अपनी फ्रेम्ड बिल्डिंग्स का एनालिसिस करेंगे। तो इसकी कैटेगरी में सबसे पहला हमारा जो मेथड्स आता है दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट फ्रेम मेथड, जिसमें हम ग्रेविटी लोड्स के लिए, ये ध्यान रखना है, ये दोनों मेथड्स जो हैं जो मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ, ये हमारे ग्रेविटी लोड्स यानी हमारे डेड लोड और लाइव लोड की एनालिसिस के लिए जो हमारी आरसीसी फ्रेम बिल्डिंग्स है उनको यूज किया जाता है। तो ये हमारा एक जो मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, दिस इज अ टिपिकल 3D framed building and it is classified as a rigid frame। ठीक है, जिसको जब हमें एनालिसिस परफॉर्म करना है तो इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं सीरीज ऑफ इंडिपेंडेंट पैरेलल प्लेन फ्रेम्स। बिकॉज हमें सिंप्लीफिकेशन करना है अपने टिपिकल फ्रेम को along the column lines in the longitudinal as well as perpendicular direction यानी ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो दोनों डायरेक्शंस में हम इस टिपिकल 3D बिल्डिंग को 2D फ्रेम में पैरेलल प्लेन फ्रेम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो हमारे पास प्लेन फ्रेम आएगा, ईच प्लेन फ्रेम is analyzed for number of gravity load patterns। जो डिफरेंट ग्रेविटी लोड पैटर्न्स हैं मैंने पुराने वीडियो में भी एलाबोरेट किया था। और हमारे जो लेटरल लोड्स हैं जो कि हमारे सेस्मिक या विंड लोड की वजह से बिल्डिंग में एक्ट करने वाले हैं। तो जो हमने 2D प्लेन फ्रेम बनाया, आपने स्ट्रक्चरल एनालिसिस में पढ़ा होगा एक मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो इस मेथड से हम उन प्लेन फ्रेम्स का एनालिसिस कर सकते हैं और दैट इज मोर यूजफुल जब हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमारा नॉन स्वे फ्रेम होगा। मींस हमारी जो लेटरल लोड एनालिसिस है वो हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, जिनकी वजह से हमारा स्ट्रक्चर स्वे कर सकता है। और इसका जो इम्प्रूव्ड वर्जन है हमारा कानीज मेथड, जो कि जब हमारा रिग्रेस एनालिसिस हो जाती है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में, तो वी प्रेफर कानीज मेथड फॉर द एनालिसिस ऑफ 2D प्लेन फ्रेम्स, जिसमें हम डिजाइन मोमेंट्स एंड डिजाइन शियर फोर्सेस कंसीडर करेंगे। तो अब आते हैं, हमारा जो कोड ये कहता है कि जब हमारे स्वे इफेक्ट्स नेग्लिजिबल हैं, तो जो हमारा ये फ्रेम है जो कि आपने 2D फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया है 3 डायमेंशन फ्रेम को, तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू पार्शियल फ्रेम्स। और उन पार्शियल फ्रेम्स को हम क्या बोल सकते हैं, सब्स्टिट्यूट फ्रेम। ठीक है, और ये सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैलकुलेशंस। ठीक है, तो यहां पर हमारा कोड सब्स्टिट्यूट फ्रेम 22.4.2 क्लॉज जो है, इट इज रिगार्डिंग द सब्स्टिट्यूट फ्रेम मेथड, जिसमें हमने क्या किया, ये हमारा टिपिकल फ्रेम एनालिसिस के लिए 2 डायमेंशन में हमारा क्रिएट हो गया।
इस प्लेन फ्रेम को हम ब्रेक करके सब्स्टिट्यूट फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे। अब कन्वर्ट कैसे करते हैं ये मैं आपको बता देता हूं कि ये जो हमारा टॉप लेवल है किसी भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का, अगर ये आप देखोगे तो दिस इज कॉल्ड रूफ लेवल, एंड ये जितने भी हैं हमारे दीज आर कॉल्ड इंटरमीडिएट फ्लोर लेवल्स। तो डायरेक्टली आप मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन इसमें लगाओगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हमारा रिग्रेस एनालिसिस हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट मेथड, फ्रेम मेथड से आप इनको पार्शियल फ्रेम्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जो हमारा रूफ लेवल है उसमें जो हमारी बीम्स हैं, ये हमारी बीम्स हैं और ये हमारे कॉलम्स हैं। तो एक लेवल में ये हमारा टॉप लेवल है, इससे हम पार्शियल फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको सेपरेट करेंगे और जो हमारे फोर एंड्स हैं कॉलम के उनको हम मानेंगे फिक्स हैं। ठीक है, तो जो हमारा पार्शियल फ्रेम बनकर आएगा वो कुछ इस तरह आपको दिखेगा। ठीक है, इसमें आपका रूफ लेवल है, आपने क्या किया, जो हमारे कॉलम्स के फार एंड्स थे उनको आपने फिक्स मान लिया और उसके बाद हमारा ग्रेविटी लोड पैटर्न्स के लिए आप मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से आप इसको एनालाइज कर सकते हो फॉर डिजाइन मोमेंट्स एंड शियर फोर्सेस। तो आपने इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने ये पार्शियल फ्रेम को जो जस्टिफाई करता है वो ये कहता है कि किसी भी सेक्शन पे अगर हमें बेंडिंग मोमेंट या शियर फोर्सेस निकालनी है तो अगर पूरे स्ट्रक्चर में हम जो इस लोकेशन से हमारी बीम्स या फ्रेम्स जो दूर हैं इस लोकेशन से, अगर उनको हम रिमूव भी कर दें जिस पर हमारा लोड एक्ट कर रहा होगा तो इस पर जो इफेक्ट होगा वो हमारा नेग्लिजिबल होगा। ये हमारा सब्स्टिट्यूट फ्रेम मेथड का जो पार्शियल फ्रेम्स में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ये इसका जस्टिफिकेशन है कि जो मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट एंड निगेटिव बेंडिंग मोमेंट आप कैलकुलेट कर रहे हो उनका दूर वाले मेंबर्स पर जो लोडिंग है उसका इफेक्ट नेग्लिजिबल होगा, जो कि मैंने पुराने वीडियो में एलाबोरेट किया था। और जो हमारे इंटरमीडिएट फ्लोर लेवल्स हैं, इंटरमीडिएट फ्लोर लेवल्स में हमारे ये वाला जो दिस इज द बीम लेवल जो कि हमारा फ्लोर लेवल कह रहे हैं आप जिसको, और यहाँ पर आपके दो कॉलम्स दोनों साइड में कनेक्टेड हैं, एक इसके ऊपर है एक इसके नीचे है। तो आप जो भी हमारे फोर एंड्स हैं, दीज आर द फोर एंड्स ऑफ द कॉलम, इनको आप फिक्स मान लेंगे एंड दिस इज द सब्स्टिट्यूट फ्रेम फॉर इंटरमीडिएट फ्लोर लेवल। और इसके बाद आप जो भी हमारे ग्रेविटी लोड पैटर्न्स हैं जो मैंने डिस्कस किया था पुराने वीडियो में, उसके लिए आप इसको स्ट्रक्चर को एनालाइज कर सकते हैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से या कैनीज मेथड से। तो हमने एक तरीके से क्या किया, अपने बीम्स एंड कॉलम्स को आइसोलेट कर लिया सो दैट जो भी हमारा स्ट्रक्चर में रिग्रेस एनालिसिस हो रही थी वो हमारी सिंप्लीफाई हो सके। ठीक है, तो हमारा कोड यहाँ पर 22.4.2 क्लॉज में यही बोल रहा है कि फॉर डिटरमाइनिंग द मोमेंट्स एंड शियर्स एट एनी फ्लोर, किसी भी फ्लोर पर आपको मोमेंट एंड शियर फोर्स जो कैलकुलेट करने हैं ड्यू टू ग्रेविटी लोड जो कि हमारे डेड लोड या लाइव लोड है, द बीम्स एट दैट लेवल टुगेदर विथ कॉलम्स, उस लेवल पर जो हमारी बीम्स हैं और जो उनसे हमारे कॉलम्स कनेक्टेड हैं उसके ऊपर या नीचे, उनको हमें उनके फार एंड्स को फिक्स्ड मान के उनको पार्शियल फ्रेम में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको सब्स्टिट्यूट फ्रेम कैसे बनाना है, दिस क्लॉज इज रिगार्डिंग दिस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्लॉज है वो ये कहता है कि वेयर साइड्स व कंसिडरेशंस बिकम क्रिटिकल ड्यू टू अनसिमेट्री इन ज्योमेट्री आर लोडिंग। अनसिमेट्री इन ज्योमेट्री का मतलब ये है कि हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अगर वो वेरी करेगा, अगर डिफरेंट कॉलम्स हैं अगर वो वेरी कर रहा है तो दैट विल बी अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्री ऑफ द बिल्डिंग। या ऐसा भी हो सकता है कि सपोज अगर कोई बिल्डिंग आपकी ये है, ठीक है, दिस इज अ अनसिमेट्रिकल बिल्डिंग, ठीक है, और कभी कभी हमारा लोडिंग अनसिमेट्रिकल का मतलब है कि हमारा जो लोडिंग है वो अनइक्वल है डिफरेंट स्पैन्स में, तो वहां पर आपको रिग्रेस एनालिसिस परफॉर्म करनी पड़ेगी, तब आप वहां पर सब्स्टिट्यूट फ्रेम मेथड सिंपल तरीके से अप्लाई नहीं कर पाओगे बिकॉज वहां पर आपको स्व एनालिसिस भी करनी होगी। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि जब आप लेटरल लोड्स को कंसीडर कर रहोगे तो
जो सिंप्लीफाइड मेथड्स हैं हमारे पास एनालिसिस के लिए टू ऑब्टेन द मोमेंट्स एंड शियर फोर्सेस फॉर स्ट्रक्चर दैट आर सिमेट्रिकल, उसमें हमारे जो सिंप्लीफाइड मेथड्स आते हैं वो पोर्टल मेथड एज वेल एज हमारा कैंटिलीवर मेथड। तो ये दीज आर द सिंप्लीफाइड मेथड्स फॉर एनालिसिस ऑफ द लेटरल लोड्स। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जो कैंटिलीवर और पोर्टल मेथड है ये हमारे सिंप्लीफाइड एनालिसिस के लिए जो फ्रेम्ड बिल्डिंग्स हैं उसमें आप यूज कर सकते हो इनको फॉर द डिटरमाइनिंग दी जो डिजाइन मोमेंट्स हैं, डिजाइन शियर फोर्सेस हैं, जो स्ट्रक्चर्स हमारे सिमेट्रिकल हैं। लेकिन अगर हमारा स्ट्रक्चर जो है वो अनसिमेट्रिकल है या लोडिंग अनइक्वल है तो आपको फिर से रिग्रेस एनालिसिस करनी पड़ेगी। उसके बाद हमारा जो दूसरा मेथड है, पहला मेथड तो सब्स्टिट्यूट फ्रेम मेथड हो गया, जो दूसरा मेथड है दैट इज मोमेंट कोफिशिएंट मेथड। ये हमारा दूसरा मेथड है एनालिसिस का, जिसको हम यूज कर सकते हैं डिजाइनिंग ऑफ या एनालिसिस ऑफ वन वे स्लैब्स, आपके कॉन्टिन्यूअस वन वे स्लैब्स भी हो सकते हैं, आपकी कॉन्टिन्यूअस बीम्स हो सकती हैं, बट उस केस में हमारे जो नंबर ऑफ स्पैन्स होने चाहिए वो हमारे ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होने चाहिए। ठीक है, वो भी मैं एलैबोरेट कर दूंगा। और ये हमारा मेथड इन ल्यू ऑफ रिग्रेस एनालिसिस को अवॉइड करने के लिए हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ये मोमेंट कोफिशिएंट्स हैं ये निकाले कैसे गए हैं आपके, they have been determined based on infinite number of equal spans on point supports। आपने एक्चुअल एनालिसिस परफॉर्म किया, रिग्रेस एनालिसिस परफॉर्म किया है डिफरेंट नंबर ऑफ इक्वल स्पैन्स ऑन डिफरेंट पॉइंट सपोर्ट्स, जिसके बेसिस पर हमारे मोमेंट एंड शियर कोफिशिएंट जो टैबुलेट किए गए हैं हमारे कोड में वो दिए गए हैं। और जो हमारी वैल्यूज दी गई हैं मोमेंट कोफिशिएंट्स की, दे आर क्लोज टू एग्जैक्ट वैल्यूज। ठीक है, ऑफ मैक्सिमम लोड इफेक्ट्स। ठीक है, तो मोमेंट एंड शियर कोफिशिएंट मेथड जब आप कॉन्टिन्यूअस बीम या स्लैब्स में यूज कर रहे हो तो हमारा कोड ये सजेस्ट करता है कि उनका जो अप्लीकेबिलिटी है कि आप उस मेथड को कहां पर यूज कर सकते हो, अदरवाइज दैट विल रिजल्ट इन इनएक्यूरेट रिजल्ट्स। तो हमारा पहला पॉइंट ये है कि जो कॉन्टिन्यूअस स्पैन है उसमें एटलीस्ट 3 मेंबर्स होने चाहिए। मीन्स अगर ये हमारा कॉन्टिन्यूअस बीम है तो यहाँ पर हमारे 3 स्पैन्स है, 1 2 3, तो ये 3 स्पैन्स या 3 से ज़्यादा स्पैन्स होने चाहिए, तभी आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो। जो सपोर्ट्स हैं दे शुड बी फेयरली रिजिड एंड शुड नॉट देमसेल्फ डेफ्लेक्ट। मीन्स जो आपके सपोर्ट्स हैं जिस पर हमारा ये स्पैन सपोर्टेड है वो हमारे रिजिड होने चाहिए। रिजिड इसलिए होने चाहिए क्योंकि जो भी हमारी वैल्यूज दी गई हैं, टैबुलेट की गई हैं कोड में, वो ये मानते हुए की गई कि हमारे जो सपोर्ट्स हैं ये अनयील्डिंग है, मीन्स सपोर्ट्स सेटल नहीं कर रहे हैं। अगर वो सेटल कर रहे होंगे तो हमारे जो डिज़ाइन मोमेंट्स एंड शियर्स की वैल्यूज़ हैं वो हमारी चेंज हो जाएंगी। इसलिए हमारे कोड ने सपोर्ट अनयील्डिंग अज्यूम करते हुए हमारी वैल्यूज़ को सजेस्ट किया है। तो अगर आप कहीं ऐसे स्ट्रक्चर में अगर यूज़ करोगे जहाँ पर सपोर्ट अनयील्ड कर रहे हैं तो वो हमारे इरेनियस रिजल्ट देंगे। इसलिए आप फेयरली रिजिड सपोर्ट्स जहाँ पर हैं वहाँ पर ही इस मेथड को यूज़ करना सही रहेगा। ऑल द स्पैन शुड हैव द सेम क्रॉस सेक्शंस, मींस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हमारा वो सेम होना चाहिए सभी मेंबर्स का। इफेक्टिव लेंथ ऑफ ईच स्पैन शुड बी मोर और लेस द सेम, मींस अगर इसका इफेक्टिव स्पैन L1 है, L2 है, L3 है तो ये मोर और लेस सेम होना चाहिए। अगर वेरिएशन हो रहा है तो अगर हमारी जो लार्जेस्ट इफेक्टिव स्पैन है उसके 15% के अंदर हमारा सारे स्पैन्स होने चाहिए। मींस L1, L2, L3 जो भी स्पैन होगा, इफेक्टिव स्पैन होगा,
दैट शुड बी विद इन लिमिट ऑफ प्लस माइनस 15% ऑफ जो उस कंप्लीट कॉन्टिन्यूअस बीम में जो लार्जेस्ट इफेक्टिव स्पैन जिस स्पैन से मिल रहा है उसका 15% की रेंज में होना चाहिए। जो लोडिंग है वो हम ये अज्यूम करते हैं कि दैट इज सब्सटेंशियली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अगर हमारे पॉइंट लोड्स लग रहे हैं तो वो हमारा जो मोमेंट कोफिशिएंट है और शेयर कोफिशिएंट्स है वो उस स्ट्रक्चर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और जब ये मेथड आप यूज करते हो तो हम ये मानते हैं कि नो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट इज परमिटेड, मींस मोमेंट का रिडिस्ट्रीब्यूशन हमारा परमिटेड नहीं है जैसे हमारा प्लास्टिक एनालिसिस वगैरह में होता है। ठीक है, तो यही सारे पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं कि दीज आर द अजम्पशंस कि हमारा जो प्रोविजंस है मोमेंट एंड शेयर कोफिशिएंट फॉर कॉन्टिन्यूअस बीम्स वो कब एप्लीकेबल होंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फॉर मोमेंट एट सपोर्ट्स वेयर टू अनइक्वल स्पैन्स मीट। ये अगर मान लें कि हमारा ये कोई एक पार्ट है जो हमने दो स्पैन्स कंसीडर किए, ये हमारा सपोर्ट मोमेंट यहाँ पर होगा और ये अगर हमारे स्पैन जो है ये अलग है, मींस इनकी जो इफेक्टिव स्पैन है इट इज नॉट इक्वल टू L2 बट इट इज इन द रेंज ऑफ प्लस माइनस 15%। और हमारा जो लोडिंग है, दोनों केस हो सकते हैं कि हमारा जो लोडिंग है दोनों एडजेसेंट स्पैन्स में वो हमारी अनइक्वल है, तो उस केस में जो हमारा निगेटिव मोमेंट होगा सपोर्ट पे जो कि हमारा हॉगिंग होगा दैट विल बी द सम ऑफ निगेटिव मोमेंट एवरेज वैल्यू होगी एट दिस सपोर्ट करस्पॉन्डिंग टू W1 एंड W2। तो ये ध्यान रखना है आपको, एवरेज वैल्यू लेनी है निगेटिव मोमेंट्स की दोनों एडजेसेंट जो स्पैन्स है उसमें जो लोड एक्ट कर रहा है उनकी वजह से। ठीक है, अब आते हैं हमारे जो मोमेंट कोफिशिएंट्स को आपको कैसे यूज करना है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि जो हमारा कन्वेंशनल मेथड ऑफ डिजाइन है, सबसे पहले हम क्या करते हैं अपने डिजाइन लोड्स निकालते हैं। डिजाइन लोड्स में हमारे आप ये देख लो कि हमारे दो तरीके के लोड्स होंगे, एक तो हमारा डेड लोड होगा, एक हमारा लाइव लोड होगा। लाइव लोड में भी हमारे दो लोड्स होंगे, लाइव लोड्स जो कि फिक्स्ड होंगे और जो हमारे लाइव लोड्स नॉट फिक्स्ड होंगे। इसमें हमारे वो लोड्स होंगे जैसे जो हमारे यूजर्स हैं, जो ऑक्यूपेंट्स हैं, वो हमारा वेरी करते रहते हैं। ठीक है, इसमें हमारे वो लोड्स हो सकते हैं जैसे हमारे फर्नीचर की लोड्स हैं, आपने एक बार रख दिया स्ट्रक्चर में तो वो रखे रहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर आप फिक्स्ड लाइव लोड मान सकते हो इसको, और जो हमारे ऑक्यूपेंट्स हैं, जो हमारे यूजर्स हैं, जो उस बिल्डिंग में रह रहे हैं, उसको आप लाइव लोड जो कि फिक्स्ड नहीं है वो वेरी करते रहते हैं, दे वेरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो हम अपने डिजाइन लोड्स के लाइव लोड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, डिजाइन लाइव लोड्स निकालने के बाद हम क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्सेस निकालते हैं बाय द मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस। बट जब हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में जब कॉन्टिन्यूअस बीम या कॉन्टिन्यूअस स्लैब्स को डिजाइन करते हैं तो ये हमारा रिग्रेस हो जाता है अगर हम उसे लीनियर इलास्टिक मेथड से एनालाइज करें यूजिंग मोमेंट कोफिशिएंट या मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड या हमारा कैनीज मेथड। तो इसकी कन्वीनियंस के लिए, फॉर कन्वीनियंस, हमारे कोड ने मोमेंट कोफिशिएंट्स एंड शियर कोफिशिएंट की वैल्यू सजेस्ट की है जो कि एग्जैक्ट वैल्यू से को मतलब मैच करते हैं बेस्ड ऑन रिग्रेस एनालिसिस जो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल स्पैन्स ऑन पॉइंट सपोर्ट्स पर परफॉर्म की गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक दो फैक्ट्स आपको और बता देता हूँ। सपोज दिस इज अ वन वे कॉन्टिन्यूअस स्लैब। ठीक है, जहां पे प्रीडोमिनेंटली जो बेंडिंग है वो हमारी वन डायरेक्शन में हो रही है और जहां पर हमारा जो लॉन्गर और शॉर्टर स्पैन का रेशियो है वो हमारा लेस देन और इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, तो अगर यहां पर देखोगे तो दैट इज लेस देन 2। तो यहां पर एनालिसिस के लिए आपने 1 मीटर की एक स्ट्रिप ले ली है ओवर द कॉन्टिन्यूअस स्पैन और ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन इस तरह आया कॉन्टिन्यूअस स्लैब का, जिसकी जो विड्थ आपने मान ली 1 मीटर है। ठीक है, तो जो हमारा ये वाला लास्ट वाला स्पैन है दैट इज कॉल्ड एंड स्पैन और ये वाला जो आपका है ये हमारा इंटरमीडिएट स्पैन है। आप इंपॉर्टेंट
कंसेप्ट है मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, सभी स्टेट और जो हमारे ईएससी और गेट के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कोफिशिएंट्स की वैल्यूज पूछी जाती हैं एग्जाम में, ठीक है, तो ये आपको याद करने की ज़रूरत है, पर कैसे याद करना है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो हमारे लोड्स अभी मैंने आपको क्लासीफाई किया, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि जो हमारा मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है वो हमारा कौन सा नेचर का होगा, सैगिंग नेचर का होगा। और जो हमारा मैक्सिमम निगेटिव बेंडिंग मोमेंट है जो कि हमारा सपोर्ट पर एक्ट कर रहा है वो हमारा हॉगिंग नेचर का होगा। ये आप सभी को पता है, ठीक है। तो ये हम मानते हैं कि ये हमारा अज्यूम्ड टू अकर एट मिड स्पैन, जो भी हमारा स्पैन है उसके सेंटर पे हमारा ये एक्ट करेगा, और जो मैक्सिमम निगेटिव है मोमेंट है वो हमारा फेस ऑफ सपोर्ट पर एक्ट करेगा, ठीक है। तो अब हम मोमेंट की बात करें तो जो हमारा मैक्सिमम पॉजिटिव या निगेटिव मोमेंट की अगर हम ले लेते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ मैक्सिमम डेड लोड की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट होगा एंड लाइव लोड की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट होगा। तो ये जो हमारा लाइव लोड है इसमें हमारे दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, एक फिक्स्ड कंपोनेंट है, एक नॉट फिक्स्ड कंपोनेंट है। तो डेड लोड प्लस जो हमारा लाइव लोड फिक्स्ड है उसकी वजह से जो बेंडिंग मोमेंट है ये हमारा फिक्स्ड पार्ट हो गया बेंडिंग मोमेंट का, और हमारा एक बेंडिंग मोमेंट का वो पार्ट हो गया जो हमारा फिक्स्ड नहीं है, इसको एनएफ से मैं डिपिक्ट कर रहा हूं, ये हमारा नॉट फिक्स्ड है, इम्पोज्ड लोड, ठीक है। लाइव लोड को यहाँ पर कोड में इम्पोज्ड लोड बोल रहा है। तो आप देख रहे हो कि हमारा यहाँ पर दो कंपोनेंट हो गए हैं बेंडिंग मोमेंट के, एक हमारा फिक्स्ड पोर्शन है जो स्ट्रक्चर में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो फिक्स्ड है और वेरी नहीं कर रहा, और दिस इज नॉट फिक्स्ड। तो ये हमारा एक तरीके का अनसर्टेन लोड्स की वजह से हमारा ये बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा। जब अनसर्टेन होगा तो हमारे जो मोमेंट कोफिशिएंट्स एंड शियर कोफिशिएंट्स हैं वो हमारे ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू हैव अ सेफ एंड कंजर्वेटिव डिजाइन की वजह से हम इनको ज्यादा एज्यूम करते हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे कोड ने डेड एंड इम्पोज्ड लाइव लोड जो फिक्स्ड है उसके लिए हमारे अलग वैल्यूज दी है। ये हमारे स्पैन मोमेंट्स हैं, अभी मैं स्पैन की बात कर रहा हूं, ये हमारा मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट हो रहा है, ठीक है। और सपोर्ट मोमेंट्स पर हमारी अलग वैल्यूज है। तो ये आपको ये टेबल आपको दिमाग में रखनी है, और उनका यूज कैसे करना है ये मैं एलेबोरेट कर देता हूं कि हमारा जो बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है, आपको अगर यूज करना है तो जो हमारा फिक्स्ड पोर्शन है, अभी मैं स्पैन की बात कर रहा हूं, ये मान लेते हैं कि वी आर एंड स्पैन ऑफ द कॉन्टिन्यूअस बीम की अगर बात करें तो जो मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होगा दैट विल बी सम ऑफ अल्फा मान लेते हैं मोमेंट कोफिशिएंट है जो कि डेड लोड और जो फिक्स्ड लाइव लोड है उसकी वजह से है, इनटू जो हमारा टोटल डेड लोड प्लस जो फिक्स्ड लाइव लोड है वो है, और उस स्पैन का इफेक्टिव लेंथ का होल स्क्वायर। तो अगर इसको सिंप्लीफाई आप लिख सकते हो तो इट इज गिवन है अल्फा डब्ल्यू एल ई स्क्वायर, और अल्फा आपका ये हमारा 1/12 आप लेंगे यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग, एंड उसी स्पैन के मिड पे जो हमारा मिडिल इंटीरियर स्पैन पे आप ये 1/16 लेंगे, और जो इम्पोज लोड होगा वो 1/10 लेंगे। तो आपका जो टोटल बेंडिंग मोमेंट होगा मैक्सिमम वो दैट विल बी गिवन बाय जो हमारा नॉट फिक्स्ड लाइव लोड है उसकी वजह से, एंड ये हमारा नॉट फिक्स्ड डब्ल्यू लोड जो आपने लिया और उसी स्पैन का बेंडिंग मोमेंट। तो अगर आप इसके लिए आप कंसीडर करो तो ये हमारा एंड स्पैन है, एंड स्पैन के आपके सेंटर पे आपका ये जो लोड है ये हमारा फिक्स्ड लोड है, ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग हमारा 1/12 हमारा कोफिशिएंट था, एंड इट इज पॉजिटिव इंडिकेटिंग कि हमारा ये बेंडिंग मोमेंट जो है वो सैगिंग है। और ये हमारा डब्ल्यू लाइव लोड ये जनरली ये इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारा नॉट फिक्स्ड वैल्यू है जो कि वेरी कर रही है, जो कि आप लाइव लोड से दिखा रहे हो। यहाँ पे डेड लोड जो दिखा रहा है जिसमें ये मान रहे हैं कि जो हमारा फिक्स्ड इम्पोज लोड है वो डेड लोड में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो 1/10 आपका ये कोफिशिएंट आया, तो हमारा डायरेक्टली बिना कोई एनालिसिस के आप इस बीम में जो हमारा मैक्सिमम
पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट हो रहा है वो आप मोमेंट कोफिशिएंट से आपने डायरेक्टली निकाल लिया। इसी तरह फेस ऑफ सपोर्ट पे अगर गए तो आपका फेस ऑफ सपोर्ट पर ये वैल्यूज हैं। तो आपको इस टेबल में सपोर्ट मोमेंट्स पर जाना है। एट अ सपोर्ट नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट और एट अदर इंटीरियर सपोर्ट्स, मींस ये हमारा एंड स्पैन है, तो एंड स्पैन का जो सपोर्ट है वो 1/10 एंड 1/9 है। ठीक है, नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट, दिस इज एंड सपोर्ट ऑफ एंड स्पैन एंड दिस इज नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट्स। तो यहां पर जो फेस पे हमारा हॉगिंग मोमेंट डेवलप हो रहा है, इस वजह से नेगेटिव साइन लिया है। 1/10 हमारा कोफिशिएंट आ गया डेड लोड यानी फिक्स पार्ट से, और 1/9 जो लोड आया वो हमारा इससे आया। ठीक है, और जब आप इंटीरियर स्पैन के लिए लोगे तो वहां पर जो सपोर्ट की वैल्यू है 1/12 प्लस 1/9 होगी। मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर देखिए 1/12 और 1/9 लिया है बिकॉज ये हमारा इंटीरियर सपोर्ट है। तो इंटीरियर सपोर्ट और जो इफेक्टिव लेंथ लेना है वो आपको उस पर्टिकुलर स्पैन की लेना है। ठीक है, तो यहां पर अज्यूम ही हमने किया कि हमारे जितने भी स्पैन्स हैं लगभग बराबर हैं, और अगर नहीं है तो हमारे वो 15% की रेंज में है, तो उसकी उससे ज़्यादा हमारा कैलकुलेशन पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको टेबल मेमोराइज करनी है। कोफिशिएंट्स को ये मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया आपको यूज कैसे करना है। अब इसी तरह आते हैं हमारा शियर फोर्सेस के केस में। तो शियर फोर्स हमारा होता है WL/T। अगर हम सिंपली सपोर्टेड एक बीम लें और इट इज लोडेड विथ W, तो हमारा जो मैक्सिमम शियर फोर्स होगा वो हमारा सपोर्ट पर होगा WL/2। तो जो लोड है उसमें डेड लोड, इम्पोज लोड जो फिक्स्ड है एंड इम्पोज लोड जो नॉट फिक्स्ड है। तो इन दोनों को हमारे कोड में DL से लिखा हुआ है, और इम्पोज लोड जो फिक्स्ड नहीं है उसको LL से लिखा हुआ है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और इसी तरह हमारा कोफिशिएंट जो है शियर फोर्स, जो डिजाइन शियर फोर्सेस को कैलकुलेट करने के लिए हमारे कोड ने ये वैल्यूज शियर कोफिशिएंट्स के लिए दी हैं। तो सभी इंटीरियर सपोर्ट्स पे, ठीक है, जितने हमारे इंटीरियर सपोर्ट है, जो एंड स्पैन के अलावा हमारे सपोर्ट्स हैं के करस्पॉन्डिंग हमारे, वहां पर आपको 0.5 और 0.6 लेना है। इम्पोज लोड के करस्पॉन्डिंग आप देख रहे हैं कि हमारे इट इज ग्रेटर देन दी फिक्स्ड लोड की जो करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट है। ठीक है, तो अगर आपको शियर फोर्स कैलकुलेट करनी है, डिजाइन शियर फोर्स, तो दैट इज गिवन बाई, अगर एंड सपोर्ट पे ले रहे हैं आप तो दैट विल बी गिवन बाई 0.4 WD इंटू L जो UDL एक्ट कर रहा है, प्लस 0.45 WS इंटू L। तो ये हमारा एंड सपोर्ट पे आ जाएगा। तो आपको लोड से मल्टीप्लाई करना है और उस स्पैन की इफेक्टिव लेंथ से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा W4DL प्लस WS इंटू L, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको एंड सपोर्ट पर जो हमारा शियर फोर्स आ रहा है वो आ जाएगा। इसी तरह आपका, ठीक है, यहां पर ये WD और WS ये इंडिकेट करें, दिस इज द टोटल फिक्स्ड लोड एंड दिस इज द जो हमारा लाइव लोड जो फिक्स्ड नहीं है। इसी तरह एट अ सपोर्ट नियर टू द एंड सपोर्ट, ठीक है, आउटसाइड और इनर साइड, मींस इसका मतलब ये है, आउटसाइड और इनर साइड का मतलब ये है कि जो हमारा ये वाला फेस है ये हमारा एंड स्पैन है, ये हमारा एंड सपोर्ट है, और ये हमारा नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट है, ये हमारा इनर फेस कहलाएगा इसका, इनर साइड, और ये हमारा कहलाएगा आउटर साइड विथ रिस्पेक्ट टू एंड सपोर्ट। तो उसके अकॉर्डिंग आप जो शियर फोर्स है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप समझ लीजिए, बिकॉज एग्जाम में इन कोफिशिएंट्स के बेसिस पर आपको कैलकुलेट करने के लिए न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। थैंक यू।